तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एक बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और एक बार नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखेंगे। तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2 मार्क्स में मोस्ट एमपी थियरी आपकी बोर्ड की एग्जाम में आपको लिखने को आएगी, तो आपको ये थियरी आनी ही चाहिए। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे पहले थियरी समझो कैसे लिखते हैं, थियरी बनाओ, बराबर है। तो व्हाट इज द थियरी, चलो देखते हैं एक बार। क्या है फॉर्मूला, थियरी पढ़ो ठीक से। क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क acting on an electric dipole in uniform electric field and discuss its behavior। बराबर है। तो क्या पूछा है आपको कि भाई जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा और उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में है और यहां पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये कौन हो गया, एक डायपोल। और डायपोल को हमने रखा कितने एंगल पे, तो ये डायपोल जो बनी उसकी डायपोल मोमेंट पे, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू की डायरेक्शन। तो आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा। कितने एंगल पे रखा, थीटा एंगल पे। तो फर्स्ट वी हैव कंसीडर्ड द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट्स डायपोल मोमेंट मेक्स एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस क्यू प्लस क्यू डायपोल मोमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। ओके, तो सिंपल बात हो गई कि जब हम कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। क्यू चार्ज को ई जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। तो यहां पे हमने रखा प्लस क्यू माइनस क्यू, तो प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना, प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाँ कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। इसका मतलब क्या, तो आपको यहां पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा कि डायपोल कैसी है। यहां पे आ जाएगा कि भाई जो भी डायपोल है उसका एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A है। तो सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल P इज इक्वल टू Q इंटू 2A इज केप्ट एट एंगल थीटा विथ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, बराबर। Therefore, the forces acting on plus Q, उस पे कितना लगेगा, प्लस Q and minus Q charges are plus Q and minus Q respectively। तो प्लस Q पे प्लस Q ये डायरेक्शन में फोर्स लगा और माइनस Q पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो हम देख सकते हैं कि प्लस Q बराबर है, ये डायपोल है, यहाँ पे पकड़ लेते कि चलो ये ब्लू जो पार्ट है वो प्लस Q है और ये है वो माइनस Q है। यहां पे फोर्स लगा प्लस क्यू ये डायरेक्शन में और माइनस क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्सेस कैसे है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम ही है, क्यू ई, लेकिन एक प्लस क्यू ई और एक माइनस क्यू ई। तो चलो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल, तो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, तो टोटल हो जाएगा 0। उसका मतलब कि डायपोल को आप जब यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब उस पे फोर्स नहीं लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगा। और जो फोर्स नहीं लगेगा तो जो पोजीशन में रखोगे वो पोजीशन में रहेगी, मतलब इट विल नॉट परफॉर्म एनी लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन आप पे होगी नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, तो both forces are equal in magnitude, opposite in direction, but they are non-collinear। एक लाइन पे नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। When two forces of equal magnitude, opposite direction and non-collinear,
दे मेक फोर्स कपल। क्या बनाएंगे? फोर्स कपल बनाएंगे। और फोर्स कपल के कारण रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो ही होगा, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो हमने यहां पे लिखा, क्या लिखा भाई? बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन अ डायपोल इज जीरो। पर डायपोल पे टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, हाँ कि नहीं? लेकिन बोथ फोर्सेस आर नॉन कोलिनियर, देन दे परफॉर्म फोर्स कपल। ते फॉर्म क्या करेगा? फोर्स कपल बनाएगा, बराबर कि नहीं? ओके, तो अभी फोर्स कपल बनाएगा तो क्या होगा? ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये ऐसे रोटेट होगा, तो इट परफॉर्म रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन? रोटेशनल मोशन। और यहां पे दो फोर्स लग रहा है, यहां पे ये एग्जांपल में इसका मिड पॉइंट जो है वो स्टेशनरी ही रहेगा और उसके अबाउट दोनों चार्जेस ऐसे मूव करेंगे, हाँ कि नहीं? तो यहां पे जो भी टॉर्क लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो भाई जितने टॉर्क वो फाइंड करते हैं और फिर उसका वेक्टर सम कर देंगे तो हमको टोटल टॉर्क मिल जाएगा। तो यहां पे जो फोर्स लगाइए प्लस क्यूई, और ये जो डिस्टेंस है 2a, तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा a, और ये डिस्टेंस हो जाएगा -a। क्या हो जाएगा? -a। इसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो इसको प्लस से बोलेंगे, तो इसको माइनस से बोलेंगे, बराबर है? तो आप यहां पे देख सकते हो कि जितने फोर्सेस उतने टॉर्क। सो व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ टॉर्क? हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। r इज द पोजीशन वेक्टर एंड f इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो यहां पे दो फोर्सेस है, प्लस q एंड माइनस q। देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लस q। by प्लस q पे कितना टॉर्क लगेगा? सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लस q इज इक्वल टू tau1। tau1 इज इक्वल टू r मतलब कौन? a वेक्टर क्रॉस f मतलब कौन? qe, बराबर है? तो प्लस q पे जो टॉर्क लगेगा वो होगा tau1 इज इक्वल टू a क्रॉस qe। तो देख सकते हैं आप यहां पे टॉर्क जो लगेगा वो कितना है? tau1 इज इक्वल टू a क्रॉस qe। इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 1। सेम वे माइनस q पे भी फोर्स लग रहा है और उसके कारण जो टॉर्क लगेगा वो अगेन फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहां से ये डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर हमको माइनस से लेना पड़ेगा। तो माइनस ए क्रॉस माइनस क्यू। सो द टॉर्क ऑन माइनस क्यू जो चार्ज है उस पे जो टॉर्क लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इज tau2 इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस माइनस क्यू इज इक्वल टू ए क्रॉस क्यू। हो गया क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 2। चलो, तो फिर हमको टोटल टॉर्क फाइंड करना है। Therefore, the total torque acting on a dipole, but total torque कितना करेगा? तो tau is equal to tau1 plus tau2। तो tau is equal to a cross qe और tau2 is equal to भी a cross qe, दोनों एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगाएंगे तो टोटल हो जाएगा q पे q तो स्केलर क्वांटिटी है, उसको बाहर ले सकते हैं। तो q को मैंने बाहर ले लिया, a cross qe तो हो जाएगा 2a cross qe। तो q और ये दोनों का सम 2a क्रॉस qe, बट वी नो q into 2a। व्हाट इज q into 2a? q into 2a इज अ डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे ले लेंगे q into 2a is equal to p is equal to इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, therefore tau is equal to p क्रॉस e। और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड है tau mod is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दूर करेंगे तो यहां पे आ जाएगा pe sin थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया क्लियर? तो थियरी एकदम इजी है, आनी चाहिए। हमने क्या सोचा कि भाई एक डाइपोल ली हमने, एक डाइपोल पे ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था। प्लस क्यू पे ई की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस क्यू पे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फिर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज जीरो। जब फोर्स जीरो होगा तो वो लीनियर मोशन नहीं करेगी, बराबर? हाँ, लेकिन यहां पर दोनों फोर्सेस नॉन कोलिनियर है तो फिर वो फोर्स कपल जनरेट करेंगे, और फोर्स कपल जनरेट करेंगे तो टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो फिर हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? तो टॉर्क जितने भी टॉर्क है वो सब फाइंड करके उसका वेक्टर सम कर देंगे। तो प्लस क्यू पे जो लगा इज इक्वल टू आर क्रॉस क्यू, मतलब ए क्रॉस क्यू। माइनस क्यू पे जो टॉर्क लगा वो भी माइनस ए क्रॉस माइनस क्यू,
और दोनों का सम किया तो हमको ये मिला Q इंटू 2a क्रॉस QE, बट Q इंटू 2 इज अ डाइपोल मोमेंट, तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, और मॉडुलस पर इलेक्ट्रॉन्स का तो PE साइन थीटा। तो एकदम इजी थियरी है, मोस्ट एमपी थियरी 2 मार्क्स में आनी चाहिए, बराबर है। चलो आगे एमसीक्यू की तरफ जाते हैं थोड़ा, और जेडब्ल्यू नीट तक आगे टॉपिक को ले जाते हैं, बराबर है। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिखा है स्पेशल केसेस। पर वैसे तो आप डाइपोल को अभी आप ऐसे मान लो कि मेरे राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल है, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, और ये कौन है, एक डाइपोल, उसका ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, जो ब्लू वाला है वो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में होगी। अभी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं, कैसे भाई, कोई भी एंगल पे रख सकते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, हम कोई भी एंगल पे रख सकते हैं 0 to 180 में बीच में, बराबर है। तो फिर क्या करेंगे यहां पे, तो फिर हम डाइपोल को स्पेशल 3 केसेस में रखेंगे, एक बार उसका एंगल 90 होगा, एक बार 0 और एक बार 180। तो चलो सबसे पहले ले लेते हैं कि डाइपोल को हमने परपेंडिकुलर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर रखोगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, साइन 90 कितना होगा, 1, मतलब द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज अ मैक्सिमम व्हेन द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, और वो भी हमको पता है, क्यों भाई, क्योंकि ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, मतलब ये जो दो फोर्सेस लगेंगे उसके बीच का डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स कपल में हमने पढ़ा था, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स कपल, तो हमने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो जब ऐसे डाइपोल परपेंडिकुलर होगी तो फिर ये डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे डाइपोल ऐसी होती जाएगी, ये दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिक्रीज होता जाएगा, और कोई टाइम पे जब डाइपोल पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगी, कितना एंगल बनाएगी, 0, तो 0 एंगल बनाएगी तो साइन 0 इज 0, तो यहां पे टॉर्क 0 हो जाएगा। वैसे तो 180 रखेंगे, साइन 180 रखेंगे तो भी टॉर्क 0 होगा, लेकिन यहां पे हम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को कि भाई टॉर्क इज इक्वल टू 0, यहां पर भी टॉर्क 0 है, लेकिन यहां पे मैंने लिखा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां पे मैंने लिखा क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या लिखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां पे मैंने लिखा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, चलो स्टेबल क्या है वो समझते पहले। तो इनिशियली मैंने डाइपोल को सपोज ऐसे रखा परपेंडिकुलर, अभी मैं उसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे प्लस क्यू इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे लगेगा, और दोनों पैरेलल हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और डाइपोल यहां पे स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यहां पे टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो जब हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा 0 डिग्री पे, तो उसका प्लस क्यू जो चार्ज है उस पे फोर्स लगा प्लस क्यू ये डायरेक्शन में, माइनस क्यू पे फोर्स लगा माइनस क्यू ये डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस कोलिनियर भी हो गए, मतलब टॉर्क कितना, 0, मतलब डाइपोल अभी इक्विलिब्रियम में। लेकिन अभी ये पोजीशन से मैं उसको थोड़ा डिफ्लेक्ट करता हूं, उसको थोड़ा डिफ्लेक्ट करता हूं, यहां पे ले जाऊंगा और फिर छोड़ देता हूं। जब छोड़ दूंगा तो क्या होगा, तो वापस डाइपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो इनिशियली डाइपोल यहां पे कैसी सिचुएशन में थी, बैलेंस्ड या तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में थी। मैंने उसको इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में से थोड़ा डिफ्लेक्ट किया और छोड़ दिया, तो वापस वही पोजीशन गेन करेगा। जब कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन में से अनबैलेंस्ड होकर वापस वही पोजीशन गेन करेगा, तो वो पहले वाला जो इक्विलिब्रियम होगा उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं उसको 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा, तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है,
यहाँ पे माइनस क्यू है, इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा माइनस क्यू पे, प्लस क्यू पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। क्या अभी डायपोल इक्विलिब्रियम में है? हाँ, क्योंकि प्लस क्यू पे ये डायरेक्शन में फोर्स है, माइनस क्यू पे ये डायरेक्शन में फोर्स है, दोनों फोर्सेस कोलिनियर सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टॉर्क भी जीरो होगा, फोर्स तो ऑलरेडी जीरो है ही। तो अभी भी टॉर्क तो जीरो ही है, मतलब इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन यहां से मैं उसको थोड़ा भी डिफ्लेक्ट करूंगा ना, तो प्लस क्यू पे फोर्स तो ये डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस क्यू पे ये डायरेक्शन में लग रहा है, तो पूरी डायपोल यहां से वापस ऐसे नहीं आएगी, वो यहां से पूरी घूम जाएगी और ऐसे आ जाएगी। मतलब जब आपने उसको 180 पे रखा तो टॉर्क जीरो था, हाँ, तो वो इक्विलिब्रियम था, लेकिन वो स्टेबल नहीं था। जब आप उसको थोड़ा भी डिफ्लेक्ट करोगे तो एक हाफ रोटेशन करके वापस अपनी ये पोजीशन में आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। बराबर है? तो 0 डिग्री पे डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी और 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी और 90 डिग्री पे टॉर्क सबसे मैक्सिमम होगा। क्लियर है? चलो बाजू की स्लाइड पे चलते हैं। तो चलो हमने क्या पढ़ा कि भाई डायपोल जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये डायरेक्शन में उसकी डायपोल मोमेंट सेट होगी, मतलब डायपोल अभी इक्विलिब्रियम में है। अभी मैं बोलूंगा कि डायपोल चल थीटा एंगल पे चली जा, मुझको उसको वापस थीटा एंगल पे भेजनी है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई चला जा डायपोल थीटा एंगल पे जा, तो वो खुद नहीं जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि मैं उस पे टॉर्क लग रहा है, जो होगा थीटा एंगल पे तो उस पे टॉर्क लग रहा है, मतलब डायपोल को अभी हमको डिस्प्लेस्ड करना है कोई एंगल पे, तो हमको कुछ टॉर्क के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हमको यह भी पता है कि भाई जब डायपोल यहां पर थी तो टॉर्क जीरो था, हमने एंगल थोड़ा इंक्रीज किया तो टॉर्क इंक्रीज हुआ लेकिन कम होगा, थोड़ा और एंगल बढ़ाएंगे तो टॉर्क और भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा टॉर्क भी इंक्रीज होता जाएगा, मतलब हम डायपोल को यहां पे डिस्प्लेस्ड करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे कुछ थीटा जितना, तो हमको टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो टॉर्क लग रहा है इट इज नॉट द कांस्टेंट टॉर्क, तो वो चेंज हो रहा है, मतलब इट इज अ वेरिएबल टॉर्क। तो वेरिएबल टॉर्क के अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? इफ वी हैव टू डिस्प्लेस इलेक्ट्रिक डायपोल अप टू एंगल थीटा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में से हमको थीटा एंगल पे लाना है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्क हैज टू बी डन। क्या लिखा? वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट वेरिएबल टॉर्क। तो जो हमको इक्विलिब्रियम में से थीटा एंगल पे लाना है तो कुछ वेरिएबल टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज द फार्मूला? वर्क डन टू ब्रिंग डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो हम एक यूनिफॉर्म एक जनरल इक्वेशन यहां पे डिराइव कर देते हैं कि चलो इक्विलिब्रियम से नहीं, कोई ऑलरेडी डायपोल थीटा 1 एंगल पे थी, फिर हमको उसको थीटा 2 पे लाना है, तो कितना एक्सेस वर्क करना पड़ेगा? तो हमको पता है कि भाई जो भी करना पड़ेगा वो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। याद आया कुछ? ये किसके लिए है? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो याद है आपको फोर्स डिस्टेंस x1 टू x2। तो जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले कर रहा है वो यहां पे टॉर्क होगा, वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट था लीनियर वो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और वहां पे जो पोजीशन x1 टू x2 थी वो यहां पे थीटा 1 टू थीटा 2 होगी। तो जो हमको वर्क गिनना है तो वी कैन कैलकुलेट कि भाई W इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 टॉर्क इनटू d थीटा। लेकिन टॉर्क का फार्मूला क्या है? PE sin थीटा। हमने आगे पढ़ा कि भाई टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा और d थीटा। PE बाहर ले लेते हैं, sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो ये माइनस cos थीटा थीटा 1 टू थीटा 2, वन टाइम अपर लिमिट माइनस cos थीटा 2 माइनस माइनस cos थीटा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आगे, तो W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो गया। ये क्लियर? तो हमने ये वर्क किया। तो P डायपोल मोमेंट वाली डायपोल है
उसको ई जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से θ2 तक ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। हो गया क्लियर। चलो आगे। नॉट दिस वर्क इज इक्वल टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क का कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आगे जाते हैं। When electric dipole is displaced by small angle theta from its equilibrium position and then released, तो आपको प्रूव करना है कि चलो डाइपोल यहाँ पे उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में थी, हमने उसको थीटा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया स्मॉल और फिर उसको छोड़ देंगे, तो वो कैसे मोशन करेगी, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। कैसे, पहले तो ठीक से समझ लेते हैं कि चलो ये जो डाइपोल थी उस पर टॉर्क कितना था, 0। हमने उसको यहाँ पे थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट दिया और फिर छोड़ दिया, तो उस पर टॉर्क लगा तो उसके कारण वो वापस ऐसे जाएगा, लेकिन टॉर्क लगेगा तो वो यहां से यहां तक एक्सेलरेटेड एंगुलर मोशन करेगा और उसके कारण यहां से जब हमने उसको रिलीज किया उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और एंगुलर स्पीड यहां पे मैक्सिमम होगी, टॉर्क 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पे वो नीचे की डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन जैसे नीचे जाएगी टॉर्क उल्टा लगना चालू हो जाएगा, तो वो यहाँ पे रिटार्डिंग मोशन करेगा और एक पॉइंट पे थीटा एंगल पे आके वो फिर से स्टेबल हो जाएगी। वापस वो ऐसे आएगी, वापस ऐसे होगा, ऐसे ऐसे वो मोशन करती रहेगी, ऐसे ऐसे। बरोबर है। तो हमको प्रूव करना है कि भाई डाइपोल को हम उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में से थीटा जितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो प्रूव करो कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। And if it performs simple harmonic motion, what is the frequency and what is the time period of dipole? बरोबर है। ओके, तो यहाँ पे चलो हमको पता है कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है, थीटा। जो थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट देंगे तो टॉर्क क्या होगा, माइनस पीई साइन थीटा। यहाँ पे थीटा काफी स्मॉल है इसलिए हम उसको थीटा ले लेते हैं। ठीक, हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया फॉर स्मॉल एंगल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, भाई माइनस ये बता रहा है कि जो भी टॉर्क लग रहा है उसके कारण थीटा, जो भी टॉर्क लग रहा है उसके कारण थीटा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ। ओके, बट हमको पता है, तो ये अपना फॉर्मूला बना टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। लेकिन हमको पता है कि डाइपोल परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन। डाइपोल कौन सी मोशन करेगी, रोटेशनल मोशन। देयरफॉर जो रोटेशनल मोशन है तो टाउ इज इक्वल टू, हमको पता है जैसे लीनियर मोशन के लिए रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू ma, वैसे ही यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो I अल्फा और इसको कंपेयर करेंगे तो I अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा, वेयर I कौन, तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पे I अल्फा की जगह पे d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस पीई थीटा, I से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ गया d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस p अपॉन I, थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कैसा है भाई, ये इक्वेशन d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 है, मतलब इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो इक्वेशन आया इट्स जस्ट लाइक अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो इट इज प्रूव्ड दैट कि डाइपोल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कौन, तो पी अपॉन आई। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन आई, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर पी अपॉन आई। तो ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप एफ भी बोल सकते हो या न्यू भी बोल सकते हो, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट पी अपॉन आई, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट p अपॉन i अपॉन p, क्या हो जाएगा, i अपॉन p हो जाएगा। तो इसका बिहेवियर वो हमको पता चलना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई बिहेवियर कैसा है, तो वो कैसी मोशन करेगी। तो भाई हमको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो उस पे रिजल्टेंट फोर्स कैसा है, 0। तो फोर्स 0 है तो वो लीनियर मोशन तो करने वाली नहीं है, तो वो तो
लीनियर मोशन नहीं करेगी, लेकिन उस पर टॉर्क जीरो हो भी सकता है। कब जीरो हो सकता है? 0 और 180 डिग्री पे। तो आप ऐसे रखेंगे और ऐसे रखेंगे तो फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। लेकिन आप उसको कुछ एंगल पे रखेंगे तो फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है, मतलब इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल इज कंपल्सरी जीरो, बट टॉर्क कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। बराबर? तो टॉर्क जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी जीरो। क्यों भाई? क्योंकि 0 और 180 पे टॉर्क जीरो होगा, उसके सिवाय कोई भी एंगल होगा तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन। क्लियर हो गया? तो फिर से एक बार थियरी पोस्ट करके देख लो, बराबर है वीडियो। और आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। चलो तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर। अभी आगे पढ़ते हैं क्या कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर है? तो चलो देखते हैं यहां पे। तो यहां पे देखो, ये मैंने एक डायपोल ली -q + q, ये उसका नेगेटिव चार्ज, ये उसका पॉजिटिव चार्ज, और उसकी डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में हो सकती है, हाँ कि नहीं? उसको मैंने कहां पे रखा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रहा E, वो फॉर इज मैं ले लेता हूं कि वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। एंड E इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ चेंज हो रहा है, मतलब x डायरेक्शन में आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। एंड आई हैव टेकन दैट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। भाई ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीजिंग रेट क्या? d/dx। उसका मतलब क्या कि आप x डायरेक्शन में 1 मीटर जाएंगे, 1 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंक्रीज होगा? dE/dx। तो यहां पे भी देख लेते हैं कि ये आपका कितना चार्ज था? -q, यहां पे कितना चार्ज है? +q। और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम नहीं होगा। तो यहां पे मैंने कंसीडर कर लिया कि ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है -q, वहां पे इंटेंसिटी कितनी है? E, और यहां पे जो +q चार्ज है वहां पे कुछ और इंटेंसिटी होगी। लेकिन हमने पहले आर्बिट्रेरली ये सपोज किया यहां पे कि भाई ए पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना है? E, बराबर? और जो इंटेंसिटी E होगी, x डायरेक्शन में है इंटेंसिटी, तो -q पे चार्ज फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना? -qe। तो यहां पर इंटेंसिटी E है, फोर्स ये डायरेक्शन में लगा। अभी ये जो डायरेक्शन है उसमें इंटेंसिटी आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो हम ये डिस्टेंस कितना है? 2a, ये डिस्टेंस कितना है? भाई ये 2a, ये थीटा, और ये एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा। और जितनी इंटेंसिटी C पॉइंट पे होगी उतनी ही इंटेंसिटी B पॉइंट पे होगी। क्यों भाई? क्योंकि इंटेंसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। अब x एक्सिस को परपेंडिकुलर जाओगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, मतलब जो इंटेंसिटी C पे होगी वही B पे होगी। तो यहां पे देख लेते हैं कि यहां की इंटेंसिटी कितनी थी? E, ये डिस्टेंस कितना है? 2a cos थीटा, और इंटेंसिटी का इंक्रीजिंग रेट क्या है? dE/dx। तो हम यहां पे रख सकते हैं कि भाई 1 मीटर डिस्टेंस आप कवर करोगे x एक्सिस पे, तो इंटेंसिटी कितनी इंक्रीज होगी? dE/dx। तो आप कितने डिस्टेंस पे जा रहे हो? 2a cos थीटा। तो यहां की इंटेंसिटी में इंक्रीमेंट कितना हुआ होगा? तो पर यूनिट डिस्टेंस पे इतना, तो 2a cos थीटा में कितना इंक्रीज हुआ होगा? तो dE/dx 2a cos थीटा। फिर से एक बार, dE/dx 2a cos थीटा, इतनी इंटेंसिटी इंक्रीज हुई होगी। तो यहां पे टोटल कितनी होगी? तो यहां पे इंटेंसिटी E थी,
और यहाँ पे इतनी इंक्रीज हुई dE बाई dx टू ए cos थीटा, मतलब C पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी इतनी होगी और टोटल इंटेंसिटी इतनी है तो यहां पर भी इंटेंसिटी इतनी है, तो B पे हमने जो प्लस Q चार्ज रखा उस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन में, कितना Q इंटू E, लेकिन यहां का इंटेंसिटी कितना है E प्लस डी बाई dx टू ए cos थीटा। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि माइनस Q पे जो फोर्स लग रहा है वो अलग है, प्लस Q पे जो फोर्स लग रहा है वो अलग है। तो हमने ले लिया कि फोर्स ऑन माइनस Q इज माइनस QE एंड फोर्स ऑन प्लस Q इज प्लस Q E प्लस डी बाई dx टू ए cos थीटा। तो हमको टोटल फोर्स फाइंड करना है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल F इज इक्वल टू माइनस का और प्लस का सम, ये दोनों का सम कर देंगे तो माइनस QE प्लस QE, Q को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल गया तो ये आ गया dE बाई dx Q इंटू 2a cos थीटा, लेकिन Q इंटू 2a इज अ डाइपोल मोमेंट, तो dE अपॉन dx P cos थीटा। तो जो कोई डाइपोल इसकी डाइपोल मोमेंट P है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखोगे एट एनी इंस्टेंट और इंटेंसिटी का इंक्रीजिंग रेट dE बाई dx है तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, dE बाई dx P cos थीटा। हो गया क्लियर। तो यहां पे क्या था कि हमने एक डाइपोल ली, यहां पे फोर्स लग रहा था माइनस QE, यहां पे लग रहा था प्लस Q इंटू E प्लस डी बाई dx टू ए cos थीटा, तो यहां का फोर्स ज्यादा था, यहां का फोर्स कम है, मतलब रिजल्टेंट कुछ ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एज वेल एज फोर्स तो लगने ही वाला है, यहां पे दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, मतलब डाइपोल पे रिजल्टेंट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, मतलब डाइपोल लीनियर मोशन तो करेगी ही करेगी, लेकिन दोनों फोर्सेस कोलिनियर भी नहीं है। कोई एंगल होगा थीटा, मान लो कि ये एंगल जो है वो 0 और 180 नहीं है, कोई भी एंगल उसके सिवा, तो उस पे दोनों फोर्सेस कोलिनियर नहीं होंगे और कोलिनियर नहीं होंगे तो उस पे टॉर्क भी लगेगा और टॉर्क लगेगा तो रोटेशनल मोशन भी करेगा। तो यहां पे जो डाइपोल है उसकी मोशन कंपोजिट मोशन होगी, किसकी किसकी, एक लीनियर और दूसरी रोटेशनल, मतलब डाइपोल ऐसे मूव करेगी, ये प्लस क्यू का चार्ज, ये माइनस क्यू का ऐसे मूव करेगी, तो उसकी मोशन लीनियर भी है रोटेशनल भी है। लेकिन जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल सेट हो जाएगी फिर उसकी रोटेशनल बंद हो जाएगी और सिर्फ लीनियर मोशन फॉलो करेगी। क्लियर हो गया। तो यहां पे लिखा देयरफॉर एट एंगल थीटा एंगल बाय एट एंगल थीटा, मैं यहां पे लिख देता हूं बिलोंग्स टू 0 टू 180, उसका एंगल 0 और 180 के अंदर का कोई भी एंगल है, देखो मैंने ओपन इंटरवल रखा है दोनों, बराबर, हाँ कि नहीं, तो यहां पे इट एक्सपीरियंसेस बोथ फोर्सेस, कौन से फोर्सेस एंड टॉर्क दोनों लगेगा, बराबर है। इसमें 0 और 180 आप नहीं ले सकते, उसके अंदर के कोई भी एंगल ले सकते हो, लेकिन जो एंगल 0 और 180 होगा तो सिर्फ उस पे फोर्स लगेगा, उस पे सिर्फ फोर्स लगेगा, उस पे टॉर्क नहीं लगेगा। क्लियर हुआ, हाँ कि नहीं। तो जो एंगल 0 180 के सिवा का कोई भी एंगल होगा तो फोर्स और टॉर्क दोनों होगा, लीनियर और रोटेशनल दोनों मोशन होगी। जो 0 और 180 होगा तो सिर्फ फोर्स लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा। तो चलो उसकी जो भी एग्जांपल हम जनरल में देख रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो डाइपोल पे फोर्स लगेगा तो कैसे। तो आपको पता है कि आप जब विंटर में आपके ड्राई हेयर है उस पर आप क्या करते हो, कॉम्ब करते हो और फिर उसको पीस, जो पेपर पीस है उसके नजदीक लाते हो तो पेपर पीस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों भाई, तो चलो समझते हैं। मानो कि ये कॉम्ब है और ये कौन है, पेपर पीस। तो भाई पेपर पीस में चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो पेपर पीस में चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चार्ज है, रैंडम चार्ज है, मतलब नेट चार्ज तो 0 होगा। अभी समझो पेपर पीस न्यूट्रल ही है, टोटल जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, लेकिन जब हम कॉम्ब को हेयर के साथ रब करेंगे तो उस पे कुछ चार्ज एस्टैब्लिश होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो हो सकता है कि कॉम्ब के इलेक्ट्रॉन्स हेयर पे गए हो या हेयर के इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब पे गए हो। जब हम कॉम्ब करके जब वापस कॉम्ब को लाएंगे तो फ्रिक्शन के कारण कॉम्ब पे कुछ चार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि कॉम्ब पे कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जो कॉम्ब नेगेटिव चार्ज हुआ
तो वो अपने आसपास क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आप आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाएंगे डिक्रीज होता जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसके कारण जो न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर था, जो ये न्यूट्रल था पेपर पीस, उसका पॉजिटिव ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव यहां पे, पॉजिटिव यहां पे और नेगेटिव यहां पे आ जाएंगे। तो पॉजिटिव ऊपर चले गए, नेगेटिव नीचे आ गए। अभी हमको पता है कि जो पॉजिटिव ऊपर गए वो कॉम्ब के क्लोजर है, ये उसके नजदीक है, और ये उससे दूर है, फार है ये। तो ये जो नजदीक है तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इस पे जो फोर्स लगेगा F प्लस क्यू, और इस पे फोर्स लगेगा F माइनस क्यू, और हमको पता है कि F क्यू इज ग्रेटर देन F माइनस क्यू। इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो पीस, जो पेपर पीस है वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होगा। पहले भले ही कॉम्ब पे नेट चार्ज नहीं है, कॉम्ब पे नेट चार्ज है ही नहीं, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अभी ये एग्जांपल बेटर समझने के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो एक ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप जो न्यूट्रल है, मतलब उस पर नेट चार्ज नहीं है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। वो एक बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसको ड्रॉप किया, और दूसरी बार उसने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो बिल्कुल हमारी सोच है वो क्लियर हो जाएगी। तो हम एक ड्रॉप ले लेते हैं, उसको एक बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चलो ड्रॉप करते हैं। तो ये ऑयल ड्रॉप है भाई, ऑयल ड्रॉप में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, हाँ कि नहीं, उसमें नेट चार्ज नहीं है। जब हम उसको यहां पे ड्रॉप करेंगे तो ये कौन है भाई, ये कौन है, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, उसके जो जो पॉजिटिव फोर्सेस है उस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्जेस है उस पे फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो सभी पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे, नेगेटिव ये डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। लेकिन यहां पे जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पे उतना नेगेटिव चार्ज, और जितनी इंटेंसिटी यहां पे होगी, जितनी इंटेंसिटी यहां पे होगी उतनी ही इंटेंसिटी यहां पे होगी। मतलब जितना फोर्स पॉजिटिव पे ये डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स नेगेटिव पे ये डायरेक्शन में लगेगा। मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो उस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि जो ड्रॉप है उस पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब वो उसका पाथ कंटिन्यू करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली आएगा। लेकिन मान लो यही ड्रॉप को हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम उसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा। तो भाई जैसे हमने ड्रॉप किया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, तो यहां पे उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले गए, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले गए, नेगेटिव उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे लाइंस, जो ये फील्ड लाइंस है, ये जो फील्ड लाइंस है वो डैश्ड है भाई। जहां पे लाइंस एक दूसरे के क्लोजर होगी वहां का इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर होगा, और जहां पे ऐसी डेंसिटी कम होगी वहां पे इंटेंसिटी वीक होगी। तो यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इंटेंसिटी कम है। मतलब बूंद जो ड्रॉप था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ, उसके पॉजिटिव एक साइड चले गए, नेगेटिव एक साइड चले गए। लेकिन जहां पॉजिटिव गए वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, और नेगेटिव है वहां पे इंटेंसिटी कम है। तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव है उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, एफ क्यू फोर्स जो लग रहा है वो ज्यादा है, एफ माइनस क्यू है वो कम लगेगा। तो ड्रॉप अंदर जाएगा तो जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो साइड में डिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो वो सीधा नहीं आएगा, वो ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पॉजिटिव पे जो फोर्स लग रहा है इट इज ग्रेटर देन नेगेटिव का फोर्स। हो गया क्लियर। तो हमने दोनों का बिहेवियर पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो चलो बाजू की स्लाइड में चलते हैं। तो चलो एग्जांपल एक्सरसाइज का 1.10 है, पहले पढ़ लेते हैं। बरोबर, सेम ही है, पढ़ो ध्यान से।
Exercise 1.10. An electric dipole with dipole moment 4 into 10 raised to minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. सिंपल एकदम। क्या दिया है भाई आपको? सबसे पहले डाइपोल मोमेंट दिया डाइपोल की 4 into 10 raised to minus 9 कूलम मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 into 10 raised to 4 न्यूटन पर कूलम। फिर आपको थीटा दिया है कितना? 30 into 30 डिग्री दिया है, हाँ कि नहीं? और आपको टोटल टॉर्क फाइंड करना है, बराबर। तो सिंपल है, टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता ही भाई, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। P है अपने पास, E है अपने पास, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, 4 5 are 20/2 10 into 10 to minus 5 10 to minus 4 न्यूटन पर मीटर। इजी है एकदम। तो आपको बिल्कुल क्लियर, तो एकदम इजी न्यूमेरिकल है तो आ जाना चाहिए, बराबर है। एमसीक्यू है, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते, ये तो एमसीक्यू टाइप है, बराबर। चलो आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.27 निकालो। चलो एक्सरसाइज 1.27। ओके, पढ़ो ध्यान से। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z डायरेक्शन थ्रू आउट। क्या है फर्स्ट सेंटेंस? सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थ्रू आउट z डायरेक्शन में, हमने x पढ़ा था, यहां पे z डायरेक्शन में दी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट but increases uniformly along the positive z direction। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन मेंटेन है z डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। z डायरेक्शन में जैसे जाएंगे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। मतलब जो dE/dz, भाई dE/dz क्या है? चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंक्रीजिंग रेट भी बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dE/dz। देखो अंदर दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर। चलो आगे क्या दिया है? व्हाट आर द फोर्सेस एंड द टॉर्क। आपको फोर्स और टॉर्क फाइंड करना है एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम मीटर इन नेगेटिव z डायरेक्शन। तो भाई आपने जो डाइपोल मोमेंट आपको दिया है, कितनी डाइपोल मोमेंट दी है? 10⁻⁻7 कूलम मीटर। जो भी सिस्टम है उसकी डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻7 कूलम मीटर है, लेकिन वो नेगेटिव z डायरेक्शन में है, जबकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव z डायरेक्शन में है। मतलब दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, बराबर है। और इफ हियर थीटा इज 180 डिग्री, तो हमको पता है, मैंने समझाया थियरी में कि भाई जब थीटा 0 या 180 होगा तो टॉर्क ऑलवेज 0 ही होगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज 0, बराबर। लेकिन फोर्स कितना? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज गिवन बाय द इक्वेशन F इज इक्वल टू dE/dz P cos थीटा। वी नो dE/dz is the change rate of electric field. It is given 10⁵. डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻7 cos 180 डिग्री, ये -1 हो जाएगा 10⁻⁻2 न्यूटन। लेकिन ये नेगेटिव साइन है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द फोर्स इज एक्टिंग इन नेगेटिव z डायरेक्शन, बराबर है। तो दोनों न्यूमेरिकल से आपको क्लियर पता चल जाने चाहिए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर, और उसके दो न्यूमेरिकल्स। उसके जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब थियरी मैंने क्लियर करवा दी। तो फिर से एक बार रिवीजन करो, लिखो, टेक्स्ट जो आपकी नोट्स लिखते हैं उसमें लिखो, और फिर थियरी आप प्रिपेयर करो, बराबर है, आ जानी चाहिए। तो अब तक का जो क्लियर हुआ वो हमको बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चालू करेंगे। तब तक आगे का पढ़ते रहो, बराबर है। और जो भी एमसीक्यूज में दे रहा हूं वो भी आप सॉल्व करते रहो। चलो, गुड टाइम।